देसी रियासतों का भारत में विलय। यहाँ पे देख लेते हैं देसी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो यहाँ पे जो रियासतें हैं भारत की, उन्हें सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जूनागढ़ रियासत था उसे जनमत संग्रह, तो जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत पुलिस कार्रवाई के आधार पर, हैदराबाद रियासत पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के पर हस्ताक्षर के द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसे देख लेते हैं। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों एक साथ हो गए हैं और इनकी राजधानी क्या बन गई है, दमन। तो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव इसको पूरा पढ़ेंगे और इसकी राजधानी क्या है, दमन, इसकी राजधानी है दमन। तो कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 में देख लेते हैं क्या है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में होंगे, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो पहली अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट हैं वही संघ और राज्य वे हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो अर्जित किए गए वे भी समाविष्ट होंगे। तो अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। तो यानी कि जो पहली अनुसूची है उसमें जो वे निर्दिष्ट हैं वे सब, और जो अर्जित किए गए हैं, जो अन्य अर्जित किए गए हैं वे क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में देख लेते हैं क्या है। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 2 में है कि संसद की विधि द्वारा या निबंधनों के द्वारा जैसा वो ठीक समझे नए राज्य का प्रवेश, तो पूछा जाता है कि नए राज्य का प्रवेश या फिर नए राज्य की स्थापना किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य की स्थापना अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 को देख लेते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो यहाँ पे 3 में क्या, अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण होगा और वर्तमान राज्य के जो क्षेत्र हैं उनके सीमाओं नामों में परिवर्तन। तो सीमाओं नामों में परिवर्तन होगा या फिर जो हमारे पहले जो हमारी इंडिया की ज़मीन है उसी के अंदर किसी को डिवाइड करके किसी राज्य को 2 राज्य बनाना या फिर जैसा हो, तो उसे जो अनुच्छेद 3 में शामिल करेंगे। नए राज्यों का निर्माण हो या फिर उसकी सीमाओं में परिवर्तन हो या फिर नामों में परिवर्तन हो, वो अनुच्छेद 3 में होगा। लेकिन हमारी इंडिया की ज़मीन से ज़्यादा अलग से कोई चीज़ ऐड करना हो, तो यानी कि नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना, तो उसे अनुच्छेद 2 में करेंगे। अनुच्छेद 2 में होता है। अनुच्छेद 3 से होता है जो हमारी इंडिया की ऑलरेडी पहले से ही जो है उसी में जो एक राज्य है उसका डिवाइड करके दूसरा बना रहे हैं या फिर उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं या फिर नामों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो है अनुच्छेद 3 में है। संविधान, भारतीय संविधान के भाग देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं।
यहाँ पे है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है? 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता है। और 12 से लेकर के 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 3 है मौलिक अधिकार है। और फिर 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। 51 क में है मूल कर्तव्य। 51 क में है मूल कर्तव्य। और 52 से लेकर के 51 तक संघ है। और 152 से लेकर के 237 तक राज्य है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इनमें इन सब चीज़ों को देख लेते हैं कि यहाँ पंचायतें कहाँ है? 243 क से लेकर तक 243 क से तक 243 क से लेकर तक है। और नगर पालिका है 243 त से 243 य छ तक है। यह छ तक 243 त से यह 243 यह छ तक है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को देख लेते हैं। 244 क तक है। 244 क है। संघ और राज्यों के बीच के संबंध है 245 से 263। 245 से 263। वित्त संपत्ति संविदावाद क्या है? वित्त संपत्ति संविदावाद है 264 से 300 क तक है। 300 क तक है। 300 क तक है। ये है वित्त संपत्ति संविदावाद। और ये यहाँ पे है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार और समागम। 301 से लेकर के 307 तक है। 301 से लेकर के 307 तक है। 301 से लेकर के 307 तक है। 308 से लेकर के 323 तक है। संघ एवं राज्यों की अधीन सीमाएं। संघ और राज्यों की अधीन सीमाएं 308 से लेकर के 323 तक है। 323 का और 323 ख में है अधिकरण। 323 का और 323 ख में है अधिकरण। 324 से लेकर के 329। 324 से लेकर के 329 यानी कि 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये है पूरा निर्वाचन। 324 से लेकर के 329 तक है निर्वाचन। और 330 से लेकर के 342 330 से लेकर के 342 तक है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 330 से लेकर के 342 तक है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 343 से 351। 343 से 351। 343 से 351 में है राजभाषा। राजभाषा है 343 से 351। और 350 352 से 307 ऑलमोस्ट 350 के आसपास। यहाँ पे 352 से लेकर के 360 तक के हैं आपात उपबंध। 352 से लेकर 360 तक हैं आपात उपबंध। और 361 लेकर के 367 तक हैं संविधान प्रकीर्ण है। 361 से लेकर के 367 61 62 63 64 65 66 67। 361 से लेकर के 67 तक है प्रकीर्ण। और 368 में है संविधान संशोधन। 368 में है संविधान संशोधन। और अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध हैं 369 से 392। 369 से 392। 369 से लेकर 392 तक है। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध है 369 से 392 में। 369 से 392 में। 369 से 392 में। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये है 393 से 395। 393 से 395। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये है 393 से 395। 393 से 395। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये है 393 से 395। अब हम देख लेते हैं भाग। यहाँ पे देख लेते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है? 1 में है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। नागरिकता 2 में है। मौलिक अधिकार 3 में है। नीति निर्देशक तत्व 4 में है। नीति निर्देशक तत्व 4 में है। मौलिक कर्तव्य 4 क में है। मूल कर्तव्य 4 क में है। मूल कर्तव्य 4 क में है। संघ 5 में है। राज्य 6 में है। संघ 5 में है। राज्य 6 में है। संघ 5 में है। राज्य 6 में है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7 में है।
पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7 में है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य ये 7 में है। 7 में ये निरसित हो चुका है। 7वीं जो अनुसूची है वो निरसित हो चुकी है। तो जो 7वीं अनुसूची को पूछा जाता है कि इतने कौन सी अनुसूची निरसित हो चुकी है, तो 7वीं अनुसूची निरसित है। और फिर उसके बाद 8 में है संघ और राज्य क्षेत्र। 8 में है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी भाग 8 में है। यूनियन टेरिटरी भाग 8 में है, जबकि संघ और राज्य क्षेत्र दोनों मिलकर के भाग 1 में है। और यूनियन टेरिटरी अकेले 8 में है। पंचायतें 9 में है। पंचायतें 9 में है। पंचायतें भाग 9 में है। नगर पालिका 9 क में है। तो 9 से 3 बना हुआ है। 9 के 3 खंड बने हुए हैं। 9 में है पंचायतें, 9 क में है नगर पालिकाएं और ख में है सहकारी समितियां। तो यहाँ पे इसका ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 243 क से लेकर र तक ये पंचायतें हैं। 243 त से लेकर यहाँ इसके बाद त से लेकर के य छ तक है नगर पालिका। और 243 यज से लेकर के यन, यज से लेकर यन तक, यज से लेकर यन तक सहकारी समितियाँ। त से लेकर यछ तक नगर पालिकाएं। क से लेकर ड़ तक पंचायतें। और कौन सा अनुच्छेद है? 243 याद रखना कि 243 अनुच्छेद है। तो 9 के 3 खंड है। 9 में है पंचायतें, क में है 9 क में है नगर पालिका है, 9 ख में है सहकारी समितियाँ। 10 में है, ये पूछा जाता है, 10 में है SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। 244 क में, 244 में है SC और 244 क में है ST। 244 में है SC और 244 क में है ST। तो अब भाग कौन सा है? भाग 10 है। भाग 10 में है, भाग 10 में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, भाग 10 में है। 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध। अभी तो हमने देखा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र वो था 1 में, लेकिन वनली केवल संघ राज्य क्षेत्र था 8 में। लेकिन अगर संघ और राज्य के बीच में संबंध कहेंगे तो संघ और राज्यों के बीच में संबंध क्या होगा? सेंट्रल और स्टेट के बीच में, सेंट्रल संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो संबंध होंगे वो 11 में होंगे। सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो संबंध होंगे वो 11 में होंगे। 245 से लेकर के 263 तक है। 245 से लेकर के 263 तक है। वित्त संपत्ति संविदावाद मतलब कि जो पैसों से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे हैं? वित्त है मतलब कि जो धन है। संपत्ति मतलब कि जैसे ज़मीन वगैरह चीज़ें हैं। संविदा मतलब जो कागजी जमीन जायदाद की जो कागजी, ये सारी चीज़ों को, वाद, ये सारी चीज़ें 12 में है। वित्त संपत्ति संविदावाद, तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें, संपत्ति या वित्त से रिलेटेड चीज़ें ये 12 में है। 12 में है संपत्ति या वित्त से रिलेटेड चीज़ें। अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 क तक है। अनुच्छेद 230 यहाँ पे है संपत्ति का अधिकार 300 क में है। 300 क में संपत्ति का अधिकार, यही वाला यहाँ पे रखा गया है। फिर 13 में देख लेते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम। व्यापार से रिलेटेड चीज़ें, व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड चीज़ें किस भाग में है? भाग 13 में। अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक, मतलब इंडस्ट्री वाली जो चीज़ें हैं। भारत राज्य के भीतर जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, व्यापार वाणिज्य और समागम, तो इंडस्ट्रियल या ट्रेड, इंडस्ट्री या ट्रेड, ये सारी चीज़ें 13 में है। ये सारी चीज़ें भाग 13 में है। जबकि संपत्ति जमीन जायदाद ये सब 12 में है। और ट्रेड वाली चीज़ें 13 में है। ट्रेड वाली चीज़ें 13 में है। संघ राज्य के अधीन सीमाएं, अभी तो हमने देखा संघ और राज्य के बीच संबंध 11 में है। संघ और राज्य के बीच के संबंध 11 में है, 245 से लेकर के 263 तक। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि संघ सेंट्रल के अधीन कौन सी जॉब वगैरह हैं, राज्य के अधीन कौन सी सेवाएं हैं या जॉब हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब हैं, राज्य गवर्नमेंट की जो जॉब हैं के अंडर जो जॉब हैं, तो ये जो होते हैं वो 14 में है। वो किस में है? 14 में है। 308 से लेकर के 323 तक, 308 से लेकर के 323 तक इसी में आ जाएंगे। IAS PCS, तो ये है जैसे IAS संघ का है और राज्य का है PCS। और संघ से रिलेटेड जो जॉब है, राज्य से रिलेटेड जो जॉब है, ये सब आते हैं अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में है।
अनुच्छेद भाग 14 में है और इसके 14 के 2 खंड हैं। 14 एक 14 है और एक 14 क है। एक तो 14 है ही, इसके एक खंड और है जो 14 क। 14 क में है अधिकरण। 14 क में है अधिकरण। 14 क में है अधिकरण और इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है 323 क 323 ख, दो अनुच्छेद में ही रखा हुआ है। 323 क 323 ख, यानी कि 323 वाला किसका है? ये अधिकरण का है। 323 वाला किसका है? अधिकरण का है। जो विभाग वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों का 14 का है। निर्वाचन, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो निर्वाचन वगैरह होते हैं वो अनुच्छेद भाग 15 में है। जो निर्वाचन होते हैं वो भाग 15 में है और निर्वाचन की जो चीज़ें लिखी हुई हैं अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, 324 से लेकर के 329 तक जो है निर्वाचन की चीज़ें लिखी हुई हैं। 314 से लेकर के 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन की चीज़ें लिखी गई हैं, भाग 15 में है। तो ये निर्वाचन जो है भाग 15 में है, निर्वाचन भाग 15 में है। और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, मतलब कुछ वर्गों के संबंध में जो कुछ वर्ग हैं उनके संबंध में, तो वर्ग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए जो वर्ग से रिलेटेड हो उन्हें जो है भाग 16 में है। जो वर्ग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भाग 16 में है। और इसका अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक, 330 से लेकर 342 जो वर्ग के संबंध में जो विशेष उपबंध है, वो भी कौन सा विशेष? तो वर्ग के संबंध जो विशेष उपबंध, वर्ग के संबंध विशेष है वो भाग 16 में है, वो है भाग 16 में है, वो है भाग 16 में। राजभाषा कहे कि जैसे राजभाषा हमारे स्टेट की राजभाषा क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें हों, लैंग्वेज हो, भाषाएं हों, तो इन भाषाओं को जैसे स्टेट की राजभाषा, अरे उत्तर प्रदेश की क्या राजभाषा है, और जैसे राजभाषा हमारी हिंदी है, राजभाषा हमारी हिंदी है और बहुत सारे हर स्टेट के में जो भाषाएं ज़्यादा रखी जाती हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये जो भाषाएं होती हैं वो जो है भाग 17 में लिखी गई हैं, भाग 17 में लिखी गई हैं और इनका अनुच्छेद है 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक, 51 तक राजभाषा, 343 से लेकर के 351 तक, यानी कि आपात उपबंध 18 में है। तो आपात उपबंध के पहले राजभाषा है, आपात उपबंध की पहले राजभाषा है और राजभाषा के पहले वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध ये 16 में है। 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध 18 में है। फिर प्रकृत आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक, आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक। प्रकृत होता है 19 में, प्रकृत क्या है 19 में, प्रकृत कहाँ पे किस भाग में 19 में है। और ये जो है 361 से लेकर 367 तक, 361 से लेकर 367 है। प्रकृत जो है भाग 19 में, प्रकृत जो है 19 में है। संविधान संशोधन 20 में है। तो कुल 22 है, तो 20वां कौन सा है? संविधान संशोधन। और 10वां क्या है? एस टी का जो एरिया है वो है 10वें में है। SC ST का एरिया वो 10 में है। 20 में क्या है? सीधे इसका 10 ऐड करके 20 में तो संविधान का संशोधन, 20 में संविधान का संशोधन 368 में है, 20 में संविधान का संशोधन 368 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, संक्रमण से रिलेटेड चीज़ें हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 21 में है। लास्ट के दो में है, लास्ट का दो है ना, ये 21 और 22, तो लास्ट के दो में है, 21 में है संक्रमणकालीन विशेष उपबंध और 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन। तो ये है 393 से लेकर के 395, 393 से लेकर 93, 94, 95, 393 से लेकर के 95 तक। ये है 22 में है संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो हिंदी में प्राधिकृत पाठ ये सबसे लास्ट वाला भाग है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ ये सबसे लास्ट वाला भाग है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ ये सबसे लास्ट वाला भाग है। और यहाँ संक्रमणकालीन वाला 21 में है, संक्रमणकालीन वाला 21 में है। राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। तो यहाँ पर है कि उचित या राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद उस टाइम,
जब संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने उच्च न्यायालय में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता उस समय कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। तो किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? एस.के. धर की अध्यक्षता में। एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। और उस समय अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? राजेंद्र प्रसाद ने ये करवाई थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। तो जो एस.के. धर की अध्यक्षता में जो 4 सदस्यीय आयोग थी, वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। तो इन्होंने जो एस.के. धर के आयोग की जो 4 सदस्यीय आयोग थी, वो जो भाषा के आधार पर राज्यों का अगर पुनर्गठन करना है तो इसका विरोध कर दिया। और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। और प्रशासनिक सुविधा मतलब एस.के. धर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन गलत है, जबकि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किए। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। तो इसके जो निर्णय हैं एस.के. धर आयोग के जो निर्णय हैं, इनकी परीक्षा करने के लिए जो कांग्रेस समिति ने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किए। इसको जांच के लिए, इसकी परीक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू थे। जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। तो कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। पट्टाभी सीतारामैया थे तो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। उन्होंने एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। तो ये समिति भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। कौन सी समिति? जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया तीनों ने मिलकर के बनाई थी कांग्रेस जयपुर अधिवेशन में इसकी परीक्षा के लिए। इसने भी खारिज कर दिया, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। और फिर यहाँ पे है नेहरू पटेल सीतारामैया JVP समिति। इसको कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारामैया। तो JVP समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इस समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पुट्टी श्री लेलू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो जब JVP समिति ने भी इसे खारिज कर दिया, तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने, तो मद्रास राज्य के तेलुगु याद रखना, तमिल नहीं है, तेलुगु है। तेलुगु भाषियों, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामालुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद तो पुट्टू श्री रामालुलु ने 58 दिन का आमरण अनशन किया। 58 दिन याद रखना। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामालुलु की मृत्यु हो गई। 58 दिन का इन्होंने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन के कारण इनकी जो 15 दिसंबर 58 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामालुलु, जो पुट्टी श्री रामालुलु है, उनकी मृत्यु हो गई। रामालुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए जब रामालुलु की मृत्यु हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। पृथक आंध्र प्रदेश, एक अलग आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। और यानी कि यही आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो ये जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय कहाँ थी? करनूल थी।
यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नए राज्यों का गठन और प्रवेश, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डेट पूछ लिया जाता है कब ये हुआ था। तो आंध्र प्रदेश 53 में मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद ये इन राज्यों को बनाया गया था। 53 में आंध्र प्रदेश बना था। 53 में आंध्र प्रदेश बना था। 60 में महाराष्ट्र बना था। 60 में गुजरात बना था। 60 में महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। 60 में महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। 63 में नागालैंड बना था। 63 में नागालैंड बना था। 66 में हरियाणा बना था। 71 में हिमाचल प्रदेश बना था। 71 में हिमाचल प्रदेश बना था। 72 में मेघालय बना था। 72 में 3 राज्य बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 72 में 3 राज्य बने थे। 72 में 3 राज्य, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने थे। 72 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 राज्य बने थे। 75 में सिक्किम बना था। 75 में सिक्किम बना था। 75 में सिक्किम बना था। 87 में मिजोरम बना था। 87 में मिजोरम बना था। 1987 में मिजोरम बना था। 1987 में मिजोरम बना था। और 87 में 3 राज्य बन रहे हैं। 87 में 3 राज्य बन रहे हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 87 में 3 राज्य बन रहे हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। लेकिन गोवा को 25वें संविधान संशोधन द्वारा इसे ऐड किया गया था। 25वां संशोधन किया गया था। नहीं, 25वां ये राज्य है। 25वां राज्य बना गोवा। 25वां राज्य बना गोवा 87 में। तो 87 में 3 राज्य बने थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। और 2000 में 3 राज्य बन रहे हैं, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को, 15 नवंबर को। 1 नवंबर, 8 दिन बाद, 15, फिर 6 दिन बाद। 1 नवंबर को, फिर 8 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद। देखिए, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो 2000 में 3 राज्य बन रहे हैं, 26, 27, 28वां राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ पहले बना, झारखंड 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर को बना उत्तराखंड, फिर 15 नवंबर को बना झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, फिर झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, फिर झारखंड। 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना उत्तराखंड और 15 नवंबर को बना झारखंड। 2 जून 2014 जो तत्काल में बना है, 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना तेलंगाना। दोनों 1900, लेकिन 29वां है, लेकिन एक दादर हवेली दमन दीव को निकाल दिया गया है, तो अब 28 हो गए हैं। तो एक तरह से इसका क्रम 28वां होगा, लेकिन जब दमन दीव में ऐड था तो इसका नंबर 29वां था। तो तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। यहाँ पे देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के एम पन्नीकर। तो जो पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? पुनर्गठन आयोग के जो बना था उसके अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और जो इनके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर। हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर। हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर, मतलब 2 इसके सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? 56 में पास किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। जब उस समय बना था 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग 53 ईस्वी में गठित हुआ, लेकिन अधिनियम 56 में बना, लेकिन आयोग जो है 53 में ही बन गया था। आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 53 में ही गठित हुआ था। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर और केरीवाल को भारत को सौंप दिया। तो फ्रांस जो है 1954 में यहाँ से जा रहा था। फ्रांस जो अपनी ज़मीन यहाँ से इंडिया में मतलब
चीज़ें छोड़ करके जा रहा था नवंबर 1954 में। तो अपनी बस्तियों को छोड़कर जा रहा है। तो उन बस्तियों में पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और गिरिवाल भारत को सौंप दिया। तो मतलब कि भारत को सौंप करके वो जा रहा था फ्रांस 54 में। तो कौन सी जगह, कौन सी बस्तियाँ थी? पांडिचेरी की थी, यनम की थी, चंद्रनगर की थी और गिरिकल की थी। तो पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और गिरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए हैं और इसके बाद इन सभी को मिलकर पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र। तो ये पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र हमें कहाँ से मिला है? फ्रांस से मिला है। इन्होंने छोड़ करके, ये बस्तियों को छोड़ करके गए थे पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर, कैरिकल। ये पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। और मतलब कि भारत सरकार ने, अभी तो फ्रांसीसी तो चले गए, अब बारी है पुर्तगालियों की। तो पुर्तगाली 1961 में गए, पुर्तगाली 1961 में 18 दिसंबर 1961 में, जहाँ वो उनकी जगह थी गोवा, गोवा और दमन दीव वाली जगह थी। तो उनको उनकी मुक्ति के लिए, उन्हें हटाने के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध भारत सरकार ने कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना था? गोवा, दमन दीव। तो वो जो है 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन व दीव उनको परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं, 8 संघराज्य क्षेत्र हैं। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 संघराज्य क्षेत्र हैं। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। तो संविधान की प्रथम अनुसूची में भी हमने देखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं। तो यानी कि 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र किस में शामिल है? क्षेत्र, ये देखना है, ये क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब एरिया। तो पहली अनुसूची में है, पहली अनुसूची में ये है, शामिल किया गया है। भाग 1 में भी है, भाग 1 और प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्षेत्रीय परिषद क्या है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि गृह मंत्री और राष्ट्रपति जो मनोनीत करे वो जो है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित या तो केंद्रीय गृह मंत्री, या तो गृह मंत्री होगा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई मनोनीत केंद्रीय मंत्री हो, वो जो है इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। तो जो क्षेत्रीय परिषद होता है वो अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, या फिर या तो गृह मंत्री होगा, या अगर गृह मंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति जिसे मनोनीत केंद्रीय मंत्री होगा। और जो मंत्री होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। वो जो है राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जो राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं और प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। तो क्षेत्रीय परिषद कब स्थापित किया गया था? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषद को गठित किया गया, स्थापित किया गया। अतः ये सांविधिक निकाय हैं, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि ये राज्य पुनर्गठन के तहत स्थापित किया गया था, इसीलिए सांविधिक है, बल्कि संवैधानिक नहीं है। तो क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके जो 5 क्षेत्र हैं, जो 5 क्षेत्रीय परिषद है, इन्हें देख लेते हैं। तो ये है, पहला है उत्तर क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्र मतलब उत्तर क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य एवं चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघराज्य क्षेत्र उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। पूर्व क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये जो है पूर्व क्षेत्रीय परिषद में आते हैं।
यहाँ पे चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राज्य दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली संघराज्य क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राज्य पुदुचेरी, ये जो है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। पूर्वोत्तर परिषद में कौन से आते हैं? इसका गठन यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद और इसका मुख्यालय, जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। जो मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय इलाहाबाद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इसका कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद इसका मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय चेन्नई में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। लेकिन जो छठवां पूर्वोत्तर परिषद बनाया गया, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। संसद का जो अधिनियम है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्वोत्तर परिषद, तो याद रखना कि 1971 के द्वारा बनाया गया। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। उनके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां राज्य बना। तो 1994 में जो सिक्किम है पूर्वोत्तर परिषद का, जो पूर्वोत्तर परिषद है इसका 8वां सदस्य बना। 8वां सदस्य 1994 में बना था। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। तो इसके कार्य वही है जो क्षेत्रीय परिषद के हैं, वही कार्य पूर्वोत्तर परिषद के हैं। तो और यहाँ पे है नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।